नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो आज हम इस मुद्दे पर करने जा रहे हैं कि क्या इकोनॉमी अब धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। इसमें आपका स्वागत है। कोरोना ने भारत की इकोनॉमी को जो झटके दिए थे उससे अब देश धीरे धीरे उभरने लगा है। जी हाँ, ये आप सुनकर थोड़ा आपको हैरत हो रही होगी कि क्या इकोनॉमी अब पटरी पर लौटने लगी है। जी हाँ, लौटने लगी है। लॉकडाउन में जो उद्योग धंधे चौपट हुए थे, अनलॉक के बाद उनमें अब जान आनी शुरू हो गई है। सितंबर के महीने में प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन, एक्सपोर्ट, बिजली तेल खपत, जीएसटी कलेक्शन और दूसरे सेक्टरों के आंकड़े देखेंगे तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि भारत की इकोनॉमी अब पटरी पर लौटने लगी है। लेकिन सवाल ये है कि इन शुरुआती आंकड़ों से आखिर क्या संकेत हैं। क्या अब जो पटरी पर लौट रही है इसकी रफ्तार अब आगे तेज होगी धीरे धीरे या अभी बहुत लंबा वक्त लगेगा। और आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोरोना काल में इकोनॉमी को लेकर बाकी लोगों की दिलचस्पी भी बहुत बढ़ी है। वो इसलिए कि सभी लोगों को अब ये लग रहा है कि कब इकोनॉमी के हालात बेहतर होंगे, क्योंकि नौकरियां लोगों की संकट में पड़ी, रोजगार धंधे चौपट हुए। तो अब सब लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि आखिर जो अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक हालात हैं, वो कब तक बेहतर होंगे। और जब जीडीपी माइनस में आ गई 23% से ज्यादा, तब आप कह सकते हैं, इसे अगर टेलीविजन की भाषा में कहें तो ज्यादा लोग इकोनॉमी के बारे में देखने लगे, सुनने लगे। टीआरपी बढ़ गई इकोनॉमी की वो इस सिलसिले में, क्योंकि लोगों को अब इसको लेकर एक क्लैरिटी चाहिए कि आखिर इकोनॉमी के मोर्चे पर हो क्या रहा है। और इसीलिए आज का हमने ये खास शो प्लान किया है। इस पर बहुत ही बारीक चर्चा होगी आसान भाषा में, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना की लगातार आ रही खराब खबरों के बीच सरकार के लिए सितंबर में एक साथ कई अच्छी खबरें आई हैं। लॉकडाउन के चलते भारत की जो इकोनॉमी गर्त में गोते लगा रही थी, वो अब धीरे धीरे ही सही लेकिन पटरी पर लौट रही है। सितंबर में आए आंकड़े देखेंगे तो पता चल जाएगा कि भारत की आर्थिक ग्रोथ -24 के आंकड़ों को भूलकर तेजी से तरक्की की नई इबारत लिखने की राह पर आगे बढ़ चुकी है। सबसे पहले बात प्रॉपर्टी यानी रियल एस्टेट सेक्टर की, जहां कोरोना के बीच हाउसिंग सेक्टर का मूड बदल रहा है। आर्थिक राजधानी मुंबई में प्रॉपर्टी की बिक्री में बीते महीने से 112% से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। सितंबर में यहां 5,500 घरों की रजिस्ट्री हुई, जो अगस्त में करीब 2600 ही थी। वहीं महाराष्ट्र में सितंबर में 1,19,000 घरों की बिक्री का रजिस्ट्रेशन हुआ, जबकि अगस्त में महज 82,000 घरों की ही रजिस्ट्री हुई थी। गौर करने वाली बात यह है कि कोरोना से पहले जनवरी से फरवरी में 1-1 लाख से ज्यादा घरों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन मार्च से अगस्त तक इनमें बड़ी गिरावट आई थी। अब सितंबर में एक बार फिर 1,19,000 रजिस्ट्रेशन बताता है कि लोग घर लेने का मन दोबारा बना रहे हैं। एक्सपर्ट्स इसके पीछे की बड़ी वजह महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी में छूट, होम लोन का 15 साल के निचले स्तर तक पहुंचना, फेस्टिव सीजन में बिल्डर्स की तरफ से दिए जा रहे ऑफर्स और कोरोना के चलते देश भर में प्रॉपर्टी के दाम 20 से 30% तक गिरने को मान रहे हैं। सितंबर में सरकार का खजाना भी भरने लगा है। जो जीएसटी कलेक्शन मार्च के बाद से लगातार गिर रहा था, उसमें तेज उछाल आया है। सितंबर में जीएसटी कलेक्शन करीब 95,500 करोड़ रुपए रहा, जो अगस्त में करीब 86,000 करोड़ और जुलाई में करीब 87,500 करोड़ रुपए था। सितंबर 2020 का जीएसटी कलेक्शन पिछले साल सितंबर के मुकाबले 4% ज्यादा है। सितंबर 2019 में कुल जीएसटी कलेक्शन करीब 92,000 करोड़ रुपए था। ये संकेत हैं कि कोरोना से डिरेल हो चुकी इकोनॉमी अनलॉक के बाद पटरी पर आ रही है। लॉकडाउन में ढील के बाद फैक्ट्री कारखाने पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और उन्हें नए ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। देश में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में फिर से तेजी लौटी है। सितंबर में 8 साल की सबसे बड़ी तेजी दर्ज की गई। सितंबर पीएमआई इंडेक्स 56.8% रहा, जबकि भारत में ये 52% था। पिछले 8.5 सालों में
पीएमआई इंडेक्स में यह सबसे बड़ी ग्रोथ है। इससे पहले जनवरी 2012 में पीएमआई इंडेक्स 56.8 पर पहुंचा था। पीएमआई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह 6 महीने की गिरावट के बाद एक्सपोर्ट के नए ऑर्डर मिलना बताया जा रहा है। सितंबर में एक्सपोर्ट 5.3% बढ़कर 27.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र में 90% से ज्यादा यूनिट्स ने काम करना शुरू कर दिया है, जो इकोनॉमी के लिए अच्छे संकेत हैं। सितंबर में इकोनॉमी के रिकवरी के और भी कई संकेत मिले, जैसे बिजली और तेल की खपत में तेज बढ़ोतरी। सितंबर में रोज की बिजली खपत 1,69,000 मिलियन यूनिट रही, जो अगस्त के मुकाबले 4.8% अधिक है। इसी तरह सितंबर में पेट्रोल की खपत पिछले साल सितंबर के मुकाबले 13% बढ़ी है, जबकि डीजल की खपत पिछले साल से महज 7% ही कम रही है। फेस्टिव सीजन के मुकाबले मारुति और ह्युंडई ने डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज की, तो टाटा मोटर्स और किया मोटर्स की सेल्स में 150% तक की ग्रोथ रही। टू व्हीलर्स कंपनियों ने भी सितंबर में अच्छे आंकड़े पेश किए। इकोनॉमी खुलने का सबसे ज्यादा फायदा ये हुआ कि देश की बेरोजगारी दर में भी सुधार हुआ। सितंबर के आखिरी हफ्ते तक देश की बेरोजगारी दर घटकर 6.7% पर आ गई है, जबकि अगस्त में यह 8.3% और जुलाई में 7.4% थी। साफ है कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जब देश की जीडीपी -24% तक गिरी थी, तो ऐसा लगा था कि देश की इकोनॉमी को वापस पैरों पर खड़ा होने में लंबा वक्त लगेगा। लेकिन सितंबर ने साफ कर दिया है कि हमारी अर्थव्यवस्था न सिर्फ पटरी पर आ चुकी है, बल्कि दौड़ने के लिए भी तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखी रिपोर्ट कि अलग अलग सेक्टर में किस तरह की रिकवरी अब आंकड़ों में आ रही है। ये हमने आपको दिखाने की, बताने की कोशिश की है। आज हमारे साथ इस खास चर्चा में 3 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं अजय बग्गा साहब, मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी हैं, प्रेसिडेंट हैं नैरेडको के। और हमारे साथ दिलीप चेनॉय हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं फिक्की के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और मेरा सबसे पहला सवाल अजय बग्गा जी आपसे ही होगा, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद कुछ उम्मीद की किरण दिख रही है। जीएसटी का जो कलेक्शन है, रेवेन्यू, वो 4% बढ़ा है। एक्सपोर्ट ग्रोथ 5% है। पेट्रोल की जो बिक्री है वो कोविड से पहले के स्तर पर पहुंच चुकी है। और भी तमाम तरह के आंकड़े हैं। रेलवे का फ्रेट लोडिंग भी 15% बढ़ गया है। इन आंकड़ों से कितनी राहत महसूस की जाए, या आपको लगता है कि ये आंकड़े बहुत नाकाफी हैं अभी? क्या आपका पहला कमेंट होगा क्या इन आंकड़ों पर? जी, मैं यही कहूंगा मृत्युंजय, एक 2 लेवल इकोनॉमी है। एक पार्ट ऑफ इकोनॉमी है जो बहुत तेजी से रिकवर कर रहा है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग है, एक्सपोर्ट है। और एक पार्ट ऑफ इकोनॉमी है सर्विसेज का, जहां पे अभी भी सवालिया निशान है। पूरा टूरिज्म देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट देखिए, होटल्स देखिए, रेस्टोरेंट बिजनेस, जो कि अभी फिर से खुलने वाले हैं, बट अभी तक के आंकड़े अगर आप देखिए तो टेक अवे का जरूर ग्रोथ है, बट इन रेस्टोरेंट डाइनिंग अभी भी कम है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा ऑप्टिमिस्टिक होते हुए कि बहुत अच्छे नंबर्स हैं और अच्छा डायरेक्शनल मूव है, बट अभी बहुत काम करना है। जो पॉजिटिव है इकोनॉमी के लिए कि एक तो जो ग्रोथ रिटर्न हुई है और जीएसटी जिस तरह से बढ़ा है वो अच्छा है। रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है, बहुत सेक्टर्स को इससे नौकरियां मिलती हैं। जैसे ऑटो कह लीजिए, रियल एस्टेट, ये बहुत अहम है। ऑटो नंबर भी सितंबर के होलसेल नंबर्स बहुत अच्छे हैं। मारुति की 30% ज्यादा गाड़ियां बढ़ी पिछले साल के मुताबिक, मृत्युंजय। तो ये अच्छा है, बट मैं कहूंगा अभी भी जरूरत है कि सरकार कुछ रिफॉर्म्स लेके आए और कुछ सेक्टर्स में रिफॉर्म और स्टिमुलस की जरूरत रहेगी। स्पेशली अगर आप देखिए रियल एस्टेट जैसा सेक्टर है, 75% डेवलपर लोन्स मॉरेटोरियम में थे। तो ये डेवलपर्स के लिए बहुत मुश्किल है अभी चुका पाना
सेल्स जब तक रिकवर नहीं होते, तो ये मॉरेटोरियम या रीस्ट्रक्चरिंग को बहुत सॉफ्टली एक्सटेंड करना चाहिए, ताकि जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं, जिस तरह से सारे देश दुनिया भर के अपनी कंपनीज को स्टिमुलस दे रहे हैं, एयरलाइंस को स्टिमुलस दे रहे हैं, इन सब कंपनियों को, इन सब सेक्टर्स को स्टिमुलस की भी जरूरत है। तो दो तरफा इकोनॉमी है, बहुत अच्छे ग्रीन शूट्स हैं, बहुत काम करना है, और सरकार से भी उम्मीद है स्टिमुलस पैकेज आने की। जी, ये आपने बहुत अच्छे से समराइज किया, समझाया कि इन आंकड़ों का मतलब समझा क्या जाए। तो आपने एक तो कहा कि ये एक डायरेक्शनल मूव है, मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत दूर हैं। मतलब ठीक है, हम एक बार पटरी पर लौट तो रहे हैं, लेकिन अभी रफ्तार पकड़ने में, लंबी दूरी तय करने में लंबा वक्त लगेगा, और अभी बहुत मजबूती से इसको आगे बढ़ाने के प्रयास भी होने चाहिए। और आपने कहा कि सरकार को भी इसके ऊपर और फोकस करने की जरूरत है। आपने चूंकि रियल एस्टेट का जिक्र किया, तो हमारे साथ निरंजन हीरानंदानी जी हैं, प्रेसिडेंट हैं नेरेडको के। सर, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि मेरा पहला सवाल तो यही होगा कि एक बड़ा ही अच्छा आंकड़ा आया है कि जो प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन है मुंबई में, वो डबल हो गया है सितंबर के महीने में। तो एक तो वजह समझ में आ रही है कि जो 3% का जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो जो कम हुआ था, उसका इम्पैक्ट है। इसके अलावा कुछ और इम्पैक्ट देख रहे हैं आप, या फिर आपको लगता है कि उसमें जो रिडक्शन हुआ था उसी की वजह से इतना इजाफा हुआ है? बगा साहब ने बहुत सही बताया कि एक ओपनिंग आउट मार्केट के हो गई है, और ये लास्ट 30-40 दिन में माइग्रेंट लेबर रिटर्न हो गए, काम शुरुआत हो गई है, बिल्डिंग्स कंप्लीट होते जा रहे हैं। जितने बिल्डिंग्स कंप्लीट हो गए हैं उनकी जीएसटी भी 0 हो गई है, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में जीएसटी 5% देना है, और ये स्टैम्प ड्यूटी 5% से 2% हो गया है। तो आप देखा जाएगा तो लगभग जो आज घर खरीदते हैं, तैयार घर खरीदते हैं, उनको 8% तो वैसे ही फायदा मिल जा रहा है। और जितने भी कुछ दाम कम कर दिए हैं, उसमें एक इंसेंटिवाइजेशन डेवलपर्स के द्वारा हुआ है। तो मेरे अंदाज से एक बहुत बड़ी शुरुआत हुई है। लेकिन जैसे बगा जी ने बताया, रियल एस्टेट काफी 2 सालों से एक बुरी हस्ती से चल रही है, और मेरे अंदाज से इसको कुछ समय लगेगा कि ये पूरी इंडस्ट्री इस क्या बोले, एक गिरी हुई हस्ती के सिचुएशन से फिर ऊपर आ सके। लेकिन एक ग्रीन शूट्स जरूर दिख रहे हैं, और मेरे अंदाज से ये फिर आगे चलना है। दूसरी बात है कि जो घरों की ब्याज है वो अभी ये लास्ट 10-15 साल में कम से कम आज है। तो पहले होम लोन्स पे 7, 8, 9% तक लोग देते थे, आज 6.9% इंटरेस्ट पर वो ब्याज ले रहे हैं, वो भी 15-20 साल के लोन के ऊपर। तो मेरे अंदाज से ये बहुत बड़ी बात हो जा रही है। और लास्ट बात जो है, वो लोग घर में रह चुके हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो उनको घर खरीदना या लेना बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि जितने भी लोग किराए के घर पर रहते थे या ये फेंस सिटर बैठे थे कि वो डिसाइड नहीं कर रहे थे घर खरीदने का, ये स्टैंप ड्यूटी के हिसाब से और जो भी बातें हैं, एक माहौल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से बदल रहा है, और मेरे अंदाज से इसके कारण एक दृष्टि अलग हो गई है। ठीक बात है। तो आपको भी लगता है कि धीरे धीरे पटरी पर चीजें लौट रही हैं। लेकिन अब दिलीप चेनॉय जी, मैं आपके पास आ चूंकि आप फिक्की की इंडस्ट्री बॉडी की नुमाइंदगी करते हैं, आपको किस तरह के फीडबैक मिल रहे हैं ग्राउंड से, अलग अलग इंडस्ट्री से? क्या कामकाज वाकई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, या अभी बहुत चैलेंजेज हैं? ग्राउंड पे क्या इम्पैक्ट है और क्या फीडबैक है सर इंडस्ट्री की तरफ से? मृत्युंजय, ग्राउंड पे 3 चीजें सामने आ रहे हैं। पहले जो है कि काफी इंडस्ट्री की उम्मीद है ये फेस्टिव सीजन पे, क्योंकि अभी हम नवरात्रे में जाने वाले हैं और फिर दिवाली आने वाले हैं। तो एक तो ये पूरे फेस्टिव सीजन का आप ऑटोमोटिव में देखें तो जैसे बगा साहब ने कहा था कि ये होलसेल है, रिटेल सेल्स की आंकड़े नहीं है ये अभी। तो लोग अभी इस उम्मीद में स्टॉक कर रहे हैं अपने पूरे जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन में लोग प्रोडक्शन लेकर के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि फेस्टिव सीजन में अगर डिमांड आए तो प्रोडक्ट वहां पे हो और सेल्स बढ़े। तो ये पहला है। दूसरा जो आप देख रहे हैं कि
पिछले अनलॉक 4 में और अनलॉक 3 में काफी, एक तो कंटेनमेंट जोन्स को नैरो किया गया है, दूसरे काफी रिटेल एक्टिविटी खोला गया है, और जो बाजार में कई कई तरीके के बंद किए जाते थे वो भी एक तरीके से हार्मोनाइज किया है। तो पूरा रिटेल एक्टिविटी, जो सारा एक पेंट अप डिमांड था और लोगों को जो चीजें के लिए जाने के लिए समय नहीं मिल रहा था, अब उनको एक समय मिल रहा है और छूट मिल रहा है, तो वो दूसरा है जो कारण है जो आप सितंबर में ये एक तरीके से इंक्रीज देख रहे हैं। तीसरा जो है कि रोड ट्रिप्स, लोग जो हैं, क्योंकि एयरलाइंस और ट्रेन से लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो रोड ट्रिप्स, काफी लोग जो हैं रोड ट्रिप्स ले रहे हैं, शॉर्ट वेकेशंस ले रहे हैं। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि वो फास्टैग्स बढ़ रहा है, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बंद था, और इसलिए क्योंकि लोग अपने व्हीकल्स में जा रहे हैं, ये एक तरीके से एक है। दूसरा जो हम मतलब ग्राउंड जो आपने पूछा था, पहले जुलाई में करीब 40 से 42% लोग 50% से ऊपर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थे। सितंबर में, अगस्त सितंबर में ये करीब 60% हो गया है। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अलग अलग सेक्टर्स में काफी बड़ा है, और जो आगे जाने के लोग कह रहे हैं कि अगले 2-3 महीने में 70% लोग ये कह रहे हैं कि हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 50% से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जैसे बग्गा साहब ने कहा था कि सर्विसेज पे एक रुकावट आई थी, लेकिन अनलॉक 5 में जो अभी सिनेमा हॉल्स खोल दिए हैं और जो पूरे जो एजुकेशन सिस्टम जो वापस आ रहा है, तो इसके द्वारा अलग अलग सर्विसेज पे भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। एक खास चर्चा जारी है और हम बहुत ही बारीकी से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्थिक मोर्चे पर हम हैं कहां और आगे का रास्ता हमारा कैसा रहने वाला है। हालांकि बहुत डैमेज हुआ, उसकी भरपाई, जो कुछ ऐसे डैमेज भी हैं जिसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है और लंबा वक्त लगेगा, ये सारी बातें हैं। लेकिन एक उम्मीद की किरण तो दिखी है सितंबर महीने के आंकड़ों में। अब बग्गा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि यहां से आपने कहा कि एक डायरेक्शनल मूव है ये, जो आंकड़े हमने देखे हैं अभी, तो अब यहां से इकोनॉमिक मोर्चे पर हमारी रफ्तार बेहतर हो, हम जल्दी चीजें पिकअप कर पाएं, इसके लिए अभी तत्काल प्रभाव से इकोनॉमी को क्या चाहिए सरकार से, अगर आप ये समझा पाए तो। देखिए मृत्युंजय जी, जो हमारी रीडिंग है, जो सरकार ने अपना बोरोइंग प्रोग्राम 2 दिन पहले ऐलान किया और वो स्टिक किया उन्होंने, जो बजटेड प्रोग्राम था 12 लाख करोड़ के बीच में ही, वो ये दर्शा रहा है कि सरकार का जो फोकस है अभी भी एक्सपेंडिचर कंट्रोल पे है, स्टिमुलस पे नहीं है। क्योंकि ये एक माहौल है कि फिस्कल बहुत स्ट्रेच्ड है और हमारे पास पैसे नहीं है। मेरा सोचना अलग है। जैसे 2008 में 6-6.5% फिस्कल डेफिसिट सेंट्रल लेवल पे और 6-6.5 स्टेट लेवल पे किया था, तो 12% एक स्टिमुलस इकोनॉमी में आया था। तभी हम 2008 में बहुत तेजी से उभरे थे। उस तरह के एक्सपेंडिचर की जरूरत है, क्योंकि प्राइवेट क्षेत्र को ऐसे माहौल में नई कैपेसिटी लगानी वो बहुत मुश्किल है। वर्चुअस साइकिल कैसे चलता है, आप कहीं से प्रोत्साहन दीजिए इंडस्ट्री को और कंजम्पशन को, कंजम्पशन और होगी तो इंडस्ट्री का हौसला बढ़ेगा, वो और इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं तो कंजम्पशन और बढ़ती है, क्योंकि नौकरियां बढ़ती हैं। अभी हमारा जॉबलेस हो रहा है। ये जो ग्रोथ जो दिख रहा है कि कुल नौकरियां निकली हैं, तो इसमें क्या क्या हल है? निरंजन साहब बहुत टाइम से कहते रहे हैं जीएसटी कट देना चाहिए कुछ सेक्टर्स को, ताकि राहत मिले, इमीडिएटली आपको कंजम्पशन बूस्ट मिलेगा। दूसरा, कुछ आम नागरिक के लिए कुछ पैसे डालने पड़ेंगे कंज्यूमिंग क्लास के जेब में, जो सरकार ने पहले भी किया है, उसको एडिशनली और करना पड़ेगा। ये दूसरी बात हुई। और तीसरा एक अहम बात है कि फिस्कल को इस साल मत देखिए, पूरी दुनिया में फिस्कल बिगड़ा हुआ है। आप इस टाइम पे स्पेंड करिए। जिस तरह से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पीएलआई आया, उसी तरह के हमें रिफॉर्म्स लाने हैं सेक्टर बाय सेक्टर। एयरलाइंस को बचाना है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर एयरलाइंस हमारे डूब गए तो कौन उड़ाएगा जहाज? रियल एस्टेट को बढ़ाना, क्योंकि सबसे ज्यादा आपकी एम्प्लॉयमेंट कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट में है। तो सेक्टर बाय सेक्टर, मृत्युंजय, हमें चाहिए एक फोकस।
जी, ये आपने सर बहुत बढ़िया बताया कि अभी किस दिशा में प्रयास करने की ज़रूरत है। और आपने रियल एस्टेट का जिक्र किया, आपने कहा कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो कैपेसिटी है सबसे ज़्यादा है। तो निरंजन हीरानंदानी जी, मैं आपसे सर अगर तीन पॉइंट जानना चाहूँ कि रियल एस्टेट को अभी क्या चाहिए। महाराष्ट्र में 3 स्टाम्प ड्यूटी किया गया, उसका इम्पैक्ट हमने देखा कि डबल घरों की जो घरों का जो रजिस्ट्रेशन है वो हो गया। लेकिन आपके हिसाब से 3 ऐसी बड़ी बात जो अभी रियल एस्टेट के लिए अगर की जाए तो एक बड़ा बूम आएगा, और सिर्फ इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो खरीदे घर उनको ट्रस्ट हो कि हम घर खरीद पाए। नूतन जी एक बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि अब तक जो प्रधानमंत्री ने, वित्त मंत्री ने जो अनाउंस किया है, उन्होंने सप्लाई साइड इंसेंटिव पर काफी जोर दिया था और क्रेडिट एक्सपेंशन करके सप्लाई साइड को इंप्रूव करने के लिए एक प्रोत्साहित किया। लेकिन आज की तारीख में वो बहुत कम पड़ रहा है। मेरे अंदाज से बगा साहब ने जो कहा, शनॉय साहब ने जो कहा, वो बहुत महत्व की बात है। आज की तारीख में हमें डिमांड साइड इंसेंटिव करने की आवश्यकता है। मेरे अंदाज से इसको आप शुरुआत करेंगे तो एक एटलीस्ट 50% जीएसटी अक्रॉस द बोर्ड कट करने की आवश्यकता है। इससे कलेक्शन बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा, लेकिन एक इंसेंटिव हो जाएगा मार्केट को, एक डिमांड इंसेंटिव पुश होने के कारण। और ये होने के कारण जो प्राइम मिनिस्टर का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात चल रही है, उसमें भी हम पहुंच सकेंगे। और जो इकोनॉमी का टर्न अराउंड जो हम करना चाहते हैं वो बहुत ही जल्दी हो सकता है। लेकिन ये नहीं करेंगे तो इकोनॉमी तो वापस आ जाएगी, लेकिन उसको 6-12 महीना और लग जाएगी। तो मेरे अंदाज से जब तक वित्त मंत्री इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, इसमें एक बात और है। दूसरी बात ये है कि जो गवर्नमेंट सरकार की स्पेंडिंग है, मेरे अंदाज से रोड सेक्टर, अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर और ये सेक्टर में उनको खर्चा ज्यादा करने की आवश्यकता है। वो डेफिसिट को नहीं देके, क्योंकि जब तक आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिले तो ये बहुत खतराजनक बात होती है। और मेरे अंदाज से इसके ऊपर सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके, तुरंत फोकस करना चाहिए। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, आपने भी कही, बग्गा जी ने भी कही कि अभी आपको डेफिसिट को नहीं देखना है। ठीक है, अब दिलीप चिनॉय जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आप अगर सर संक्षेप में हमें ये बता पाएं कि कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्री अभी है जो अपने पैरों पर खड़ा होने का दम रखती है, और कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपको ये लग रहा है कि बिना सरकार के और सहयोग के उनके लिए पटरी पर लौटना बहुत मुश्किल होगा और उसके लिए तुरंत कुछ किया जाना चाहिए, ये अगर आप बता पाए। तो मिथुन जी, इस सवाल का जवाब 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा है, बड़ा सिंपल सा है कि बड़े जो काफी एमएसएमई इंडस्ट्री है जो आउट ऑफ द क्रेडिट सिस्टम है, जिनके पास बैंक लोन की सुविधा नहीं थी और जो क्रेडिट पूरे उस दौरे में नहीं आते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है को उनको कैसे पैसे मिले रीस्टार्ट करने और ग्रो करने के लिए। एक तो वो सेक्टर का है। दूसरा, अगर आप देखें तो जैसे ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, अभी ऑटो के जो इनिशियल नंबर्स आए हैं, सीमेंट, स्टील, मोबाइल फोन, फार्मास्यूटिकल्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये जो है ये काफी अच्छे कर रहे हैं और उनकी ग्रोथ है। लेकिन जैसे सर्विसेज में है, आपने एयरलाइंस देखा, टूरिज्म देखा, होटल सेक्टर देखा, रेस्टोरेंट सेक्टर देखा, रियल एस्टेट सेक्टर देखा, कई सर्विसेज इंडस्ट्री है और हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर सेक्टर में भी काफी चैलेंजेस हैं। तो इन सेक्टर्स के लिए कोई स्पेसिफिक एक तरीके से सपोर्ट चाहिए। और आप अगर देखें जो कामत कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, उन्होंने जो जिन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा छूट दी है, वो सेक्टर्स बिल्कुल साफ आगे आके कहते हैं कि इन सेक्टर्स की जरूरत है। लेकिन जो उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए हैं उससे खाली 50% से भी कम उसमें आ सकते हैं। तो ये एक तरीके से इन सेक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया दिलीप चिनॉय जी आपका, अजय बग्गा जी आपका, डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बहुत ही आसान भाषा में ये बताने के लिए कि आर्थिक मोर्चे पर अभी हम हैं कहाँ, जो आंकड़े थोड़े बढ़ के आए हैं, इन आंकड़ों का क्या मतलब है और आगे हमारे लिए क्या तस्वीर होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप तीनों खास मेहमानों का। तो फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही।